तो कितने परसेंट कस्टमर जो है वो आपके जो है वो एक ब्रांड में हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 मंथ A1 A2 A3 को आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आफ्टर 4 मंथ देख लें, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो मार्केट शेयर जो है वो स्टेडी की तरफ जाता जाएगा, यानी कि आफ्टर 24 ट्रांजिशन या 28 ट्रांजिशन या 32 ट्रांजिशन या 40 ट्रांजिशन, यानी कि आफ्टर 2.5 या 3 इयर्स जो है वो मार्केट शेयर जो इन ब्रांड्स का है वो स्टेडी बिहेवियर की तरफ चला जाएगा। तो उसके लिए हम जो है वो इसमें मार्कोव में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इनिशियल मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट ट्रांजिशन स्विचिंग से। अगर ये ट्रांजिशन पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मोस्टली जो आपका मैच्योर प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मैच्योर क्या कहते हैं ब्रांड्स होते हैं, जो मार्केट में मैच्योर हो चुके होते हैं, मोस्टली उनका ट्रांजिशन जो है वो मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रहा होता। तो देखिएगा कि स्टेडी स्टेट की तरफ जाएगा। जो ये जो है मार्कोव एनालिसिस की स्टेडी स्टेट बिहेवियर, जो हमारे पास न्यू ब्रांड्स होते हैं, जो मार्केट में न्यू आते हैं, उनके ऊपर ये जो नहीं हम अप्लाई कर सकते, बिकॉज़ उनका बाज़-औक़ात क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। कभी वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, कभी वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो अभी जो है वो कस्टमर स्विचिंग बहुत रैपिड हो रहा होता है कि उन्होंने ट्राई किया, उनको दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द ब्रांड, तो वो दूसरे ब्रांड की तरफ आ गए, तीसरे। एक ब्रांड जो काफ़ी टाइम से मार्केट में जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा होता है, और उसकी जो है वो क्या कहते हैं क्वालिटी भी और ये सारी चीज़ों में कोई वेरिएशंस नहीं आ रहे होते, और जो है बल्कि इम्प्रूव हो रही होती है क्वालिटी, तो मोस्टली उनका जो लॉन्ग रन में मार्केट शेयर होता है वो एक स्टेडी बिहेवियर की तरफ आ जाता है, स्टेडी स्टेट की तरफ आ जाता है। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले उन दोनों मैट्रिक्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले वाले मैट्रिक्स में जितने पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज़ बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 2 कॉल अगर आप देखें 2 कॉलम है सी और 2 रोज़ है आर। सी-आर का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कितने हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास वो कितने बाई कितने का बनेगा आउटपुट मैट्रिक्स। तो पहले वाले मैट्रिक्स में जितनी रोज़ हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में 1 रो है, तो 1 रो बनेगी हमारे पास। दूसरे वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं, तो 1/2 का हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है? तो मैंने पहले उन दोनों 1/2 का आपको एक मैट्रिक्स एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए 1 रो और 2 कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दूँगा। ये मुझे कह रहा है एरे 1, तो एरे 1 हमेशा जो है वो हमारे पास ये है, कॉमा एरे 2 हमारी ट्रांज़िशन मैट्रिक्स है। अच्छा, ट्रांज़िशन मैट्रिक्स चाहे मैं A1 को मल्टीप्लाई करूँ अगली दफ़ा के नेक्स्ट 1 मंथ के बाद निकालना हो, आफ्टर 2 मंथ के बाद निकालना हो, आफ्टर 3 मंथ, तो हर मंथ की इन्हीं स्टेजेस को मल्टीप्लाई करूँगा ट्रांज़िशन से, तो ट्रांज़िशन फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बार-बार जब हम मैट्रिक्स में किसी चीज़ को कांस्टेंट कर रहे होते हैं, तो हमने आईटी इन बिज़नेस में आपने एक्सेल में पढ़ा होगा कि किसी रेफरेंस कॉलम को, रेफरेंस सेल्स को फिक्स करना हो, तो उसको सेलेक्ट करके हम जो है वो उसके साथ डॉलर्स लगा देते हैं, जे से पहले भी और 6 से पहले भी, यानी कि सेल नंबर और सेल नंबर के दोनों जो रेफरेंसेस होते हैं, कॉलम और रो, उन दोनों से पहले डॉलर लगा देंगे। या दूसरा तरीका ये होता है कि F4 का बटन प्रेस कर दें, तो वो डायरेक्टली दोनों देखें, जे से पहले भी डॉलर का साइन आ गया और 6 से पहले भी, इसी तरह से के से पहले भी डॉलर का साइन आ गया और 7 से पहले भी। ये हमारा रेफरेंस फिक्स हो गया। अब मैं अगर ड्रैग भी बार-बार मल्टीप्लाई करने की जगह ड्रैग भी करता चला जाऊँगा ना, तो हर स्टेज ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होते चले जाएँगे। मुझे बार-बार जो है मल्टीप्लाई का फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। अच्छा, इसके बाद एंटर नहीं प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट का बटन होल्ड कर लूँगा। कंट्रोल शिफ्ट का बटन होल्ड करके देन आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आफ्टर 1 मंथ की ट्रांजिशन के बाद का मार्केट शेयर आ गया कि देखिए यहाँ जो कस्टमर कम हो गया, 4920 कस्टमर्स रह गए और यहाँ 80 कस्टमर्स इंक्रीज़ हो गए। ठीक है? इस तरह से ये मैं अगर यहाँ इसको ट्रैक कर दूँ, तो आफ्टर 100 ट्रांज़िशन के बाद मुझे रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि देखिए ये नीचे मुझे जो है वो काफ़ी देर से ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये स्टेडी हो चुका है। इसके अंदर भी चेंज नहीं आ रहा। 4500 कस्टमर रिटेन किए हुए कोक ने और 3500 कस्टमर रिटेन किए हुए पेप्सी ने, और ये काफ़ी पीछे से सिमिलर चला आ रहा है अगर आप देखें। तो ये देखते हैं कि कहाँ, अगर हम डेसिमल पॉइंट्स को नहीं कंसीडर कर रहे, तो हम देखते हैं कि होल नंबर में तकरीबन ये 40 ट्रांजिशन से आगे स्टडी हो गया है।
आफ्टर 40 ट्रांजिशंस, यानी 3 मैंने बताया था आपको, बिफोर 4 इयर्स ये फिक्स हो चुका है, स्टडी बिहेवियर की तरफ चला गया है। तो ये होता है स्टेडी स्टेट ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट, कि स्टेडी आपकी ब्रांड स्विचिंग नहीं हो रही, आपके कस्टमर्स, अगर 2 कस्टमर्स इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो 2 इस तरफ से वापस इस तरफ आके उसको इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, और उनका मार्केट शेयर जो है वो फिक्स हो चुका है। मार्क ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि इसको हम, इसी चीज को हम जो है वो थ्रू सॉफ्टवेयर भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए हम QM ओपन कर लेते हैं। जो हमारे पास QM है, और हम इसको अगर QM के थ्रू सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूल में हमारे पास हम जाएंगे मार्कोव में। ठीक है, मार्कोव एनालिसिस, जिसके पास मार्कोव नहीं आ रहा हो, ये जो नीचे डिस्प्ले ऑल मॉड्यूल्स है ये कर लिया करें, तो सारे मॉड्यूल्स आपके सामने डिस्प्ले रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है मार्कोव एनालिसिस। मार्कोव एनालिसिस पे जाके हम सबसे पहले फाइल पे चले जाएंगे और न्यू पे चले जाएंगे। अब हमें पूछ रहा है कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, कितने ब्रांड्स हैं एक्चुअली स्टेट्स। ठीक है, एक से ए से बी या बी से ए, पेप्सी से कोक या कोक से पेप्सी, 2 ही ब्रांड्स है ना हमारे पास, तो हम 2 ही स्टेट्स रखेंगे। ओके, स्टेट, अब स्टेट्स के नाम में चेंज कर रहा हूँ, एक जगह चेंज करूंगा यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इनका नाम रख रहा हूँ, पहले वाले का रख रहा हूँ कोक, दूसरे का रख रहा हूँ पेप्सी। आपके हमारे केस में ए और बी थे, हमने वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया था, ए का मतलब और बी का मतलब। इनिशियली 5000 थे और इधर 3000 थे। ठीक है, और ये अपने 0.93 कस्टमर और 0.007 सर जो है, 0.97 नहीं था, 1 मिनट देख लेते हैं। 9.93 था। ठीक है, सो 0.93 कस्टमर ये अट्रैक्ट कर रहा है और 7% लूज कर रहा था, और ये अपने 0.91 कस्टमर्स को रिटेन कर रहा था और 9% को लूज कर रहा था, दैट इज 0.09। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपकी 1, ये रो की प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगी तो ये एरर देना शुरू कर देगा। तो अभी देखें कोई एरर दे नहीं रहा। ठीक है, अब हम सिर्फ सॉल्व का बटन प्रेस करेंगे, तो ये लॉन्ग रन में देखें हमें मार्केट शेयर बता रहा है कि जो है वो फॉर, अच्छा वहां मैंने पॉइंट्स में नहीं लिया था, यहाँ पॉइंट्स में लिया हुआ है, वहां मैं डेसिमल प्लेसेस में ले सकता था। कैसे ले सकता था, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे डेटा को सेलेक्ट करके इनके डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दूं 1 से 2, तो भी आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसा रिजल्ट यहाँ है वहां पे भी उसी तरह जैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने बढ़ा दिए। तो अब देखें डेसिमल प्लेसेस वाइज अगर हम देखें तो लॉन्ग रन तक जो है वो जाके कहाँ जाके आफ्टर कितनी ट्रांजैक्शंस के बाद ये सिमिलर हो जा रहा है। आफ्टर 67 ट्रांजिशंस के बाद जाके ये स्टडी हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम डेसिमल प्लेसेस, अगर मैं तीसरा डेसिमल प्लेस ऐड करूंगा तो हो सकता है ये नहीं हो रहा, और ये वाले रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे 56,450.317 कहाँ आ रहा था, मैं बताता हूँ, तकरीबन 34 ट्रांजिशन के बाद का रिजल्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में जो आपका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा वो तकरीबन, कोई अगर हम कस्टमर वाइज देखें
तो 56.25% मार्केट शेयर आ जाएगा किसका, कोक का, और 43.75। इसका मतलब है कि कोक वालों ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, अपनी मार्केट को जो है वो ज्यादा कैप्चर की हुई है अभी तक पेप्सी के मुकाबले में। ठीक है, ये एंडिंग वैल्यूज पता चल रही हैं। इनको हम मजीद इनके जो अभी हमने एक्सेल के थ्रू जो है हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस की थी, वो हम स्टेट्स एनालिसिस को हम देख सकते हैं। ठीक है, कोक और पेप्सी के जो डिफरेंट आइट्रेशंस हैं, उन आइट्रेशंस को भी देख सकते हैं वो किस तरह से एडिट डेटा में जाएंगे, और हम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस वाइज देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ अपनी 60 ट्रांजिशंस का डेटा, 60 आफ्टर 50 ट्रांजेक्शन या आफ्टर 5 ट्रांजिशंस मार्केट शेयर किसका क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर सवाल पूछ लिया कि सॉल्व इट बाय यूजिंग योर software and what will be the market share after 5 transitions, तो आप यहाँ 5 पुट कर लें और सॉल्व कर लें, तो आप बता देंगे कि 5 ट्रांजिशंस के बाद स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी तो लॉन्ग रन बताएगी ना, इनिशियल वैल्यू के हिसाब से आफ्टर 5 ट्रांजिशंस कितने कस्टमर्स जो है वो कोक के अंदर हैं और कितने पेप्सी के अंदर है। तो आउट ऑफ 5000 इनिशियली 5000 थे, अब कितने रह गए 47 4709, और यहाँ पे 3000 से बढ़ के 3290 तकरीबन कस्टमर्स हैं। कस्टमर आधे पॉइंट में तो नहीं ऐड होता, तो या तो इधर इस वाले को इधर कैप्चर कर लेंगे और उसको उधर राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो या तो इसको 91 कर दें, इसको 709 कर दें। ठीक है, क्योंकि इधर का पॉइंट बड़ा है, तो तकरीबन इतने कस्टमर्स आफ्टर 5 ट्रांजिशन इनके अंदर है। अब जब हम 5 ट्रांजिशंस पुट करेंगे तो मेरे पास स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन भी आ रहे होंगे, पूरे 5 मल्टीप्लिकेशन विंडो के अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करूंगा तो देखो पहली ट्रांजिशन के बाद का रिजल्ट आ रहा है। देखो हमारे पास भी यही आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास 80 कस्टमर लेस हो गए थे और यहाँ 80 कस्टमर ऐड हो गए थे जब मैंने एक्सेल में किया था। ठीक है, सिमिलरली उसके सेकंड ट्रांजिशन के बाद मजीद चेंज आया था। ठीक है, उसके एंडिंग रिजल्ट्स ये थे, प्रोबेबिलिटी वाइज जो है वो कितना चेंज आ रहा था वो ये आ रहा था हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह से ये जब चेंज होता रहा तो ओवरऑल जो है वो बिहेवियर हमारा स्टडी होने के बाद जो है वो आफ्टर 5 ट्रांजिशन इतना आया। जब हम इसको लॉन्ग रन देख रहा हूँ, अगर मैं 5 ट्रांजिशन की जगह इसको 50 ट्रांजिशन देखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल आफ्टर 50 ट्रांजिशंस पे रख के सॉल्व करूंगा तो देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशन के वाले विंडो के अंदर मल्टीप्लिकेशन के जो है ऑप्शन में आपके पास सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रही होंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया यार। ठीक है, तो ये एंड ऑफ वन पीरियड यानी कि ए डॉट के बाद A1 फिर A2, ठीक है, और इस तरह से A3 A4 A5, इस तरह से आफ्टर 50 ट्रांजिशंस के बाद जो है वो देखें वही कांस्टेंट आ गया है 4500 और तकरीबन 3008.85 को अगर मैं उधर राउंड ऑफ कर दूं तो 3500 कस्टमर्स पेप्सी के पास है। तो लॉन्ग रन में ये हमारे पास जो है वो बिहेवियर स्टडी की तरफ चला गया है आफ्टर 50 ट्रांजिशंस। अच्छा, एक और जो बात मैंने आपको कही थी कि इनिशियल, एक और कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था, इनिशियल वैल्यूज डज नॉट मैटर। तो आप देखें अगर मैं इनिशियल वैल्यूज को डिलीट भी कर दूंगा तो इनिशियली कुछ भी क्या हमारे पास मार्केट शेयर है या नहीं है डज नॉट मैटर। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसा बिहेव कर रही है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कोक अपने कम कस्टमर लूज कर रहा है और पेप्सी के ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो लॉन्ग रन में मार्केट शेयर बड़ा कोक के पास आएगा। ये हमें अंडरस्टैंड हमारे सामने नजर आ रहा है हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे, और इसी की बेसिस पे वो हमें लॉन्ग रन पे इनिशियल वैल्यू नहीं, इनिशियल वैल्यू की बेसिस पे यानी पॉपुलेशन पता चल जाती है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और वो फिक्स पॉपुलेशन हो जाती है, 8000 की पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो उसमें से कितने परसेंट लोग उस पॉपुलेशन के जो है वो उसमें से 4500 जो है वो कोक के पास रह गए थे और 3500 पेप्सी के पास। लेकिन अगर हम जो है वो इनिशियल वैल्यू नहीं डालते तो कोई भी पॉपुलेशन हो उसकी परसेंटेजेस हमें जरूर मिलेंगी, उसके बावजूद भी पहले भी जो परसेंटेजेस मार्केट शेयर की मिल रही थी अभी भी वो ही मिलेंगी। वो कैसे मिलेंगे देखो, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो लॉन्ग रन में
इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू तो नहीं बता रहा, लेकिन वो कह अब कोई भी पॉपुलेशन होगी जो कि इनिशियली आपने सेलेक्ट की है, उस पॉपुलेशन का 56.25% अभी भी जो है कोक कैप्चर करेगी और उसका 43.75% उस पॉपुलेशन का पेप्सी कैप्चर करेगी। तो जब हम इनिशियल वैल्यू डाल देंगे तो वो 56.25% का रिजल्ट निकाल के यहाँ पे एंडिंग वैल्यू भी दे देगा। टोटल पॉपुलेशन का 56.25 जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो यहाँ, और टोटल 8000 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉपुलेशन थी तो उसका 43.75% यहाँ रिजल्ट दे देगा। तो ये फर्क होता है। एंडिंग वैल्यू इनिशियल वैल्यू अगर नहीं देंगे तो एंडिंग वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन मार्केट शेयर की परसेंटेज अभी भी पता चल रही होगी कि 56.25 मार्केट शेयर कैप्चर कर देगा आउट ऑफ 100 कोक, और 43.75 जो भी आपकी पॉपुलेशन है, जो भी आपके जो है वो ब्रांड की पॉपुलेशन साइज है, उसका 43.75% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगी पेप्सी। तो इसका मतलब है इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे लिए क्या होता है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। हम अगर अपनी ट्रांजिशन मैट्रिक्स में इम्प्रूव करते हैं या अपनी ब्रांड की परफॉर्मेंस वाइज, तो हम जो है वो अपनी मार्केट शेयर के अंदर चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, देख ली। हम मजीद हम स्टूडेंट से देखेंगे हमारे पास ये उसकी स्टेडी स्टेट बिहेवियर की हमारे पास एक डेरिवेशन भी है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कुछ परसेंटेज है ब्रांड वन का, ब्रांड ए का अपना जो मार्केट शेयर वो कैप्चर कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, और जो अपने कस्टमर लूज कर रहा है वो 22% है, तो दूसरा ब्रांड अपने जो कस्टमर रिटेन रख रहा है वो 85% और 15% वो अपने कस्टमर को लूज कर रहा है। अब steady state market share will become constant in the long run, that is probability becomes constant. So in long run, or let P1 and P2 be the steady state probability. अगर मुझे steady state probability calculate करनी है तो आपने देखा है जहां हमारा स्टेडी स्टेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल A40 पे अगर मेरा बिहेवियर स्टेडी हो गया था, चेंज नहीं हो रहा, A41 पे भी वही है, तो अगर मैं जहाँ स्टेडी हो जाता है वहां क्या होता है, अगर मैं A40 वाली ट्रांजिशन को मल्टीप्लाई करूंगा ट्रांजिशन मैट्रिक्स से, तो A41 पे जो रिजल्ट आएगा वो वही होगा जो कि A40 पे आया। फिर बात समझिएगा, A30 840 पे जो मेरा रिजल्ट आया और A41 पे भी वही रिजल्ट आ रहा है, A42 पे भी रिजल्ट वही आ रहा है, A43 पे भी रिजल्ट वही आ रहा है, यानी कि उसके बाद जितनी भी ट्रांजिशन है उस पर रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपनी A30 वाली जो भी प्रोबेबिलिटीज थी उनको, या जो भी वैल्यूज थी उनकी मार्केट शेयर की, ठीक है, इसकी जो है इतने कस्टमर थे, इसके इतने कस्टमर थे, अगर इन दोनों को आपस में इनको इस A40 वाले पैटर्न को ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आ रहा था वो वही आ रहा है A41 पे भी। यानी A40 पे जो रिजल्ट आया, 40 वाले को अगली दफा के लिए मल्टीप्लाई किया ट्रांजिशन मैट्रिक्स से, फिर P1 P2 आया, वो वही रिजल्ट आया जो कि A41 पे आया था। ठीक है, या A41 पे जो रिजल्ट आया उसको फिर ट्रांजिशन से मल्टीप्लाई किया तो A42 पे भी सेम रिजल्ट आया। तो इसको कहते हैं मार्क स्टेडी स्टेट अप्रोच। हम स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए हैं। जब हम स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो प्रीवियस रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द सेम रिजल्ट, उस सेम रिजल्ट आता है। तो उसको हम अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें तो हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहे हैं लेट इन लॉन्ग टर्म लेट P1 P2 बी द स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी। लॉन्ग रन में क्या होगा, P1 P2 स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी अचीव हो गई हमारे पास। तो P1 जो स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी अचीव हुई है P1 P2, वो उससे पहले वाले रिजल्ट में भी वही आई होगी। तो अगर हम P1 P2 मार्केट शेयर जो भी है उसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर से आंसर P1 P2 आ जाए जो कि उससे पहले वाले स्टेज में आया था, तो इसका मतलब है हम स्टेडी स्टेट को अप्रोच कर गए। तो ये स्टेडी स्टेट का बिहेवियर मैंने बता दिया। स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के बाद जो रिजल्ट आ रहा होता है, अगली दफा उसी रिजल्ट को दोबारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही मार्केट कैप्चर रिजल्ट आ रहा होता है। इसका मतलब है स्टेडी स्टेट का मतलब है अगर मैं P1 जो भी जो है मेरा मार्केट शेयर है या कस्टमर है ब्रांड वन के और ब्रांड टू के, उसको मल्टीप्लाई कर दूं ट्रांजिशन मैट्रिक्स से, जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा। ये है हो गया, यहाँ से एक्सप्रेशन शुरू करूंगा मैं अपनी। ठीक है, यहाँ से एक्सप्रेशन शुरू करूंगा। तो
पूछना ये है कि प्रोबेबिलिटी P1 और P2 यानी ब्रांड 1 और ब्रांड 2 की प्रोबेबिलिटी होगी क्या। तो स्टेडी स्टेट अगर पहुंच गए तो इसका मतलब है P1 P2 बिफोर आफ्टर मल्टीप्लाई बाय ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू P1 P2। ठीक है, स्टेडी स्टेट में यही होता है कि उससे प्रीवियस जहां से जाके स्टेट स्टेडी हो जाती है, मार्केट शेयर स्टेडी होना शुरू हो जाता है, उससे पिछले स्टेप में जो रिजल्ट आ रहा होता है उसको अगली दफा उसको फिर से ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद वाला रिजल्ट भी वही आता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पॉइंट के बाद 40 ट्रांजिशन के बाद हमारा 4500 और 3500, फिर वो हर स्टेप पे वही आ रहा था। तो मैंने यहाँ इसको ये पुट कर लिया कि फॉर एग्जांपल जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी थी स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के बाद P1 P2, उसको फिर से ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगली दफा भी वही प्रोबेबिलिटी आएगी P1 P2, क्योंकि मैं स्टेडी स्टेट पे मौजूद हूँ। ये देखें यहाँ मैंने एरो बना के लिखा हुआ है कि ये स्टेडी स्टेट की कंडीशन को मैंने लिख दिया मैथमेटिकली एक्सप्रेशन वाइज। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें, ये एक, इसमें कितने हमारे पास दो कॉलम है, दो कॉलम है, इसमें कितनी है, दो रोज हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले कॉलम में पहली रो पहले कॉलम में लिख देंगे। तो ये 0.78 P1 से मल्टीप्लाई होगा, 0.15 P2 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा, ये रहा। और इसको पहली रो पहले कॉलम में लिख दिया, पहली रो पहला कॉलम। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और पहली रो दूसरे कॉलम में लिखेंगे, तो पहली रो का ये दूसरा कॉलम है, यहाँ लिख रहा हूँ। तो 0.22 मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस 0.85 मल्टीप्लाई बाई P2। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पहली रो, ये बात समझ नहीं आ रही सर ये वाली। अच्छा मैं इसको क्लियर करता हूँ। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, रॉ, आप इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जो रिजल्ट्स आ गए इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे वो P1 P2 वैसे ही चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो मैट्रिक्स का एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अलावा मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का। अगर दो, एक रो दो कॉलम मैट्रिक्स ए के हैं तो मैट्रिक्स बी के भी एक रो और दो कॉलम होने चाहिए, सेम पोजीशन वाला वैल्यू, सेम पोजीशन वाली वैल्यू सेम पोजीशन के साथ जाके ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। अगर ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट। तो ये वाली वैल्यू इसके साथ जाके ऐड होती है और ये वाली वैल्यू इसके साथ जाके ऐड होती है जब एडिशन हो। जब यहाँ साइन माइनस का हो तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ जाके इस वैल्यू में से इस वैल्यू को जाके माइनस कर देंगे और इस वैल्यू को माइनस करेंगे इस वैल्यू में से। तो ये अगर यहाँ साइन माइनस का है तो पहले वैल्यू ये लिखेंगे माइनस, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ जाके लिखेंगे, तो ये आप इसमें सॉल्व हो जाएंगी। और फिर इस वैल्यू को लिखेंगे और माइनस का साइन लिखेंगे यहाँ और ये वाली वैल्यू को जाके यहाँ लिखेंगे। तो सेम पोजीशन वाली वैल्यूज ऐड करना हो तो सेम पोजीशन के साथ जाके ऐड होगी, सेम पोजीशन वाली वैल्यूज अगर माइनस करना हो तो सेम वैल्यू के साथ जाके माइनस होगी। और अगर ऐड नहीं कर रहे आप या माइनस नहीं कर रहे, इक्वल्स टू है, तो सेम पोजीशन वाली वैल्यू सेम पोजीशन के साथ जाके इक्वेट भी होती है। यानी ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू इस वैल्यू के बराबर होगी, सेम पोजीशन वाली वैल्यू सेम पोजीशन के साथ जाके इक्वेट होगी। तो ये पूरा इक्वल्स टू इसके बराबर है और ये पूरा इक्वल्स टू इसके बराबर है। तो इनको मैं दो अलग अलग फॉर्म में भी एक्सप्रेशन कर सकता हूँ कि ये पूरी एक्सप्रेशन मैट्रिक्स से अगर बाहर निकाल के लिखूं तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये पूरी एक्सप्रेशन बराबर है P1 के, और ये पूरी एक्सप्रेशन सेम पोजीशन वाली, ये पूरी एक्सप्रेशन ये रो 1 कॉलम 2 में है, बराबर है रो 1 कॉलम 2 वाली एक्सप्रेशन के। तो ये इसके बराबर है, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, एनोटेशन कर रहा हूँ, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। क्लियर है? सो इस तरह से जब हम इस तो दो एक्सप्रेशन लिख सकता हूं अगर मैट्रिक्सेस को बाहर निकाल दूं।
तो 0.78 P1 प्लस 0.15 P2 बराबर है P1 के। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि अगर मुझे ट्रांजिशन मैट्रिक्स का पैटर्न पता हो, इनिशियल वैल्यूज नहीं भी पता हो, तब भी मैं अपनी प्रोबेबिलिटी, स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकता हूं। मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि मैं स्टेडी स्टेट को पहुंच गया, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से पहले जो प्रोबेबिलिटी थी और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टेडी हो चुकी है। स्टेडी स्टेट का मतलब ही यही होता है। तो जो पहले P1 P2 होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही P1 P2 आंसर आ रहा होगा, ताकि मैं ये P1 P2 की वैल्यूज, स्टेडी स्टेट बिहेवियर की वैल्यूज निकाल सकूं। ठीक है, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको एक्सेल में और उसमें करवाया है, आप उसके अंदर 5000 और 3000 को माइनस करके वहां P1 P2 और इक्वल्स टू P1 P2 ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था 0.93 और 0.07 और 0.09 और 0.91, उसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके देखिएगा, आपका वही आंसर आएगा जो कि आपने परसेंटेज वही आएगी प्रोबेबिलिटी की 56 पॉइंट समथिंग और 45 पॉइंट समथिंग, जो कि आपने इस मेथड से निकाल रहे हैं। तो आप जब मैनुअली उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर फिर हम फर्दर क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो हम इसको देख रहे हैं कि मैं इसको एनोटेशन हटा देता हूँ। ठीक है, सो आप इसमें जब मैंने इसको इक्वेट कर दिया, दिस इक्वल्स टू P1 और दिस इक्वल्स टू P2, तो दो इक्वेशन बन गई। तीसरी एक इक्वेशन हमारे पास भी है, वो क्या है, चाहे प्रोबेबिलिटी यानी मार्केट शेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ या मार्केट शेयर ऑफ, परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर ऑफ ब्रांड 1 प्लस परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर ऑफ ब्रांड 2, दोनों को ऐड कर दें तो वो 1 के बराबर होना चाहिए ना। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज टू ब्रांड्स, जो भी प्रोबेबिलिटी कैप्चर की है ब्रांड ए ने, और जो भी पी यानी कि P1 जो भी जो है वो कैप्चर की है ब्रांड बी ने यानी कि P2, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होती है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन और पता है इन दो एक्सप्रेशन के अलावा, कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, यहाँ तो दो ही ब्रांड है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी P1 प्लस P2 बराबर होगी टोटल प्रोबेबिलिटी के 1। अब मैं किसी एक की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ताकि मैं बाकी एक्सप्रेशन को उस एक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट निकाल लूँ, फिर उसको उठा के किसी दूसरे में पुट कर यहाँ पुट कर दूंगा उस वैल्यू को, तो यहाँ से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो मैंने P1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1 है, अगर ये P2 प्लस का यहाँ उस तरफ ले जाऊंगा तो P1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस P2। ये आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि अगर एक की प्रोबेबिलिटी है X, अगर ब्रांड ए की प्रोबेबिलिटी है X, तो ब्रांड बी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, अगर दो ही ब्रांड है, 1 माइनस X। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से ए ब्रांड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, X जो भी वैल्यू है, तो जो बचेगी वो ब्रांड बी की प्रोबेबिलिटी होगी। यानी अगर एक चीज के अकर होने के चांसेस X हैं, तो दूसरी चीज के अकर होने के चांसेस, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो X, तो इतने चांसेस दूसरे के अकर होने के हैं। ठीक है, तो यहां से हमने इसको बना लिया। अब इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, P जहां जहां P1 था वहां मैंने 1 माइनस P2 पुट कर दिया। ठीक है, जहां जहां P1 था वहां मैंने 1 माइनस P2 पुट कर दिया और इनको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये देखो, ये 0.22 P1 प्लस 0.15, इसको ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। मैंने क्या किया, जहां जहां P1 था वहां पॉइंट ये पुट कर दिया। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन भी P1 P2 की फॉर्म में बन के मेरे सामने आ गई। ठीक है, ये वाला इसको मत देखिएगा, ये रॉन्ग हुआ हुआ है, ये वाला पोर्शन मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने ऐसी एक्सप्रेशन बना के दिखाई थी, आपने करना क्या, ये रॉन्ग है, इसको मत देखिएगा, इस एरिया को मत देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ अब उस पर नोट करें, इसको मत देखिएगा इन चीजों को। ठीक है, अब 1 माइनस P2, यहाँ जाके 1 माइनस P2 पुट करें। ठीक है, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों या इसमें पुट कर लें, ये दोनों जो है वो P1 की फॉर्म, ये दोनों P2 की फॉर्म में ऑलरेडी हैं।
ठीक है, ये P1 है, इस P1 की जगह 1 माइनस P2 पुट कर ले तो तीनों P2 की फॉर्म में हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 का आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब सिंप्लीफाई करने के बाद P2 का आंसर आ रहा है 0.594। ठीक है, जब P2 का आंसर आ जाएगा, आपने क्या करना था, पहले इसको उठा के यहाँ P1 की वैल्यू को उठा के इस एक्सप्रेशन में जहां जहां P1 है वो पुट कर देंगे। एक ही जगह पे P1 था, कहाँ था, ये रहा, यहाँ उठा के 1 माइनस P2 पुट कर दिया। सारी एक्सप्रेशन P2 की फॉर्म में हो गई। ऐड सब्ट्रैक्ट किया, उसे इक्वेट किया, उसे डिवाइड किया, जो भी आंसर आया वो आपके पास P2 का आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास P2 का आंसर 0.594। इस 0.954 को उठा के यहाँ पुट कर दें, 1 माइनस 0.954 करेंगे तो P1 का आंसर आ जाएगा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। देखें, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है वो इनिशियल वैल्यूज हों या ना हो, ट्रांजिशन मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो उससे आप मार्केट शेयर बता सकते हैं किस ब्रांड का कितना होगा। यहाँ से ये पता चल रहा है कि ब्रांड बी जिसकी प्रोबेबिलिटी P2 है उसका मार्केट शेयर ज्यादा है, दैट इज 59.4% मार्केट शेयर इसने कैप्चर कर लिया और 40 पॉइंट समथिंग जो है ब्रांड ए ने कैप्चर किया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैनुअल सॉल्व करना भी बता दिया। आज के लिए हम यहाँ तक ही इसको रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका एक दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हुए हुए हैं, तो मेरी एक्सेल की फाइल्स में सॉल्व हुए हैं। ठीक है, लेक्चर 11, लेक्चर 12, शीट 1, शीट 2, शीट 3 भी देख लीजिएगा, मल्टीपल शीट्स पे काम हुआ हुआ है। तो वहां से उसको सॉफ्टवेयर पे भी थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। मैंने बता दिया ABC। और मैंने मेरा जो वीक वाइज में MS के फोल्डर के अंदर वीक वाइज कोर्स प्लान है, उसके अंदर मार्कोव का सवाल और उसमें सॉल्व करके दिया हुआ है। उसमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स के पहले एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स दी हुई है, उस पर सॉल्व करके दिया हुआ है। फिर उसने ट्रांजिशन मैट्रिक्स को चेंज करके बताया है कि उसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। दोबारा उसने नई ट्रांजिशन मैट्रिक्स में चेंज लाया है, एक सिनेरियो बना के दिया हुआ है, फिर उसके बेसिस पे उसने सॉल्व किया उसी क्वेश्चन को। जब वो दोनों क्वेश्चंस को दूसरी दफा सॉल्व कर लिया, अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई उसके उसने एक स्टेटमेंट पूछ लिया। ठीक है, तो वो सॉल्व हुआ हुआ क्वेश्चन है। मेरे जो मार्कोव के अंदर देखिएगा, जो वीक वाइज कोर्स प्लान है MS के फोल्डर के अंदर बाहर ही रखा होगा, बिल्कुल किसी फोल्डर के फर्दर फोल्डर के अंदर नहीं, MS के अंदर। उसको देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो है इन शीट्स को देख लीजिएगा मार्कोव की, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेडी स्टेट वाले कर लीजिएगा, एब्जॉर्बिंग स्टेट वाले मैं अगली क्लास में एक करा दूंगा, तो ये हमारा मार्कोव का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा आज का लेक्चर था। इसमें अगर कोई क्वेरीज हैं तो आपसे मैं ले लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इस फाइल के अंदर हमारे पास जो है वो आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ मार्कोव के। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो असाइनमेंट मॉडल के बाद ये मार्कोव के क्वेश्चंस हैं वीक 10 के अंदर, ये इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इनको सॉल्व भी कर लीजिएगा। ये वीक 11 में मार्कोव को यही वाला जो एक्सप्रेशन डेरिवेशंस मैंने आपको कराई थी, यहाँ कुछ चेंज प्रोबेबिलिटीज चेंज है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने अभी कराई है आपको। और ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर इसका A और B दो दफा